हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो से अगर आप वीडियो देख रहे हैं और 2022 में पेपर आप देने वाले हैं, मैथ का पेपर आप लोगों का 12 अप्रैल को पेपर है। तो 12 अप्रैल को इस वीडियो से मात्र आप कम से कम 15 नंबर आप आराम से उठा ले जाएंगे। ये मेरा वादा है, 15 नंबर तो इस वीडियो से कंफर्म है आपको मैथ में कि कोई नहीं रोक सकता। 15 नंबर आपको ले जाना यहाँ से पक्का है। कैसे? देखिए, 2020 का मेरे पास एक पेपर है और 2020 के पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ और इसके पैटर्न पे देखिए 15 नंबर आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि हमेशा आपके पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी। तो उन प्रश्नों को अगर हम करके जाएंगे तो 15 नंबर 100% इस वीडियो से आप लोगों के क्लियर होने ही वाला है। जैसे मैं पहला प्रश्न आपको जो प्रश्न पूछा जाता है हमेशा के लिए, और उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यह प्रश्न, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये वाला प्रश्न देखिए, हमेशा पूछा जाता है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, अब दिख रहा आपको अच्छे से। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। तो ये थ्योरम चलती है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या पूछा है यहाँ पे, त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात पूछा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, तो लिखेंगे कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको एकदम रट जाएगा, ये प्रश्न एकदम बनता है आप लोगों का। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इसके पहले त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई दिया रहेगा तो भुजा, तो हमको ऊंचाई दिया है तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग और बटे में दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग। यह थ्योरम चलता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर। ये थ्योरम चलती है, तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा आप लोगों का। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट त्रिभुज का एरिया, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आप लोग हिंदी में लिखिएगा पूरा। ठीक है, फर्स्ट त्रिभुज का एरिया बटे में सेकेंड त्रिभुज का एरिया, आप लोग हिंदी में बढ़िया से लिख लीजिएगा, बराबर होगा पहले त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितना दे रखा था, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो 3 का वर्ग और बटे में क्या हो जाएगा आपका 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो अतः अनुपात क्या हो जाएगा, 9 संबंधे 16 हो जाएगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के कितना हो जाएगा, 9 संबंधे 16। ठीक है, क्लियर हो गया ना। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 9 संबंधे 16 हो जाएगा, जो कि कितना ज़्यादा नहीं, 1 नंबर के लिए। प्रश्न कितने नंबर के लाता है, 1 नंबर के लिए, लेकिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद उसी साथ 1 नंबर का ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करूँगा इसको पढ़ने के लिए कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको दे क्या रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा छोटा करूँ इसको, अब सही है। देखिए दूसरा प्रश्न इसको सॉल्व करने वाला हूँ। हमको दे रखा है कि sin 3a बराबर हमको दे रखा है cos a माइनस कितना दे रखा है, 26 अंश दे रखा है, और कहा है कि 3a एक न्यून कोण है। अच्छा ये बताइए कि sin 3a है, तो क्या sin 3a को मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, cos 90 माइनस 3a, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो cos 90 माइनस 3a बराबर sin 3a हो जाएगा। बराबर इधर आपका बच गया आपका cos a माइनस कितना बच गया, 26 अंश बच गया। तो cos से cos इधर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच क्या जाएगा आपका 90 माइनस 3a बराबर इधर बच जाएगा a माइनस कितना अंश, 26 अंश। तो हो जाएगा 90 माइनस 26 अंश इधर आएगा तो प्लस 26 अंश हो जाएगा, बराबर इधर a माइनस 3a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a हो जाएगा। अब बराबर 90 अंश और 26 अंश मिलकर कितना हो जाएगा, 116 अंश, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 3a और 1 मिलके 4a, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी क्या 8, 4 9 36 बराबर a, मतलब a बराबर कितना आ गया, 29 अंश आ गया।
ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न ए का मान पूछता है तो क्या हो गया 29 अंक। और देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 नंबर के लिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मस ज्ञात कीजिए, फिर इसका लस ज्ञात कीजिए। तो देखिए लस और मस से एक क्वेश्चन बनना है आप लोगों का तय है, ठीक है। तो हमको संख्या दिया तीसरा का क्वेश्चन कि 96 और 404। तो देखिए 96 और 404 ये दो संख्या दिया है, इसका हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है। पहले एचसीएफ, एचसीएफ मतलब क्या होता है मस, फिर इसका ज्ञात करना हमको एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है लस। ये 2 चीज़ हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो लस और मस ज्ञात करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबको मालूम है। तो 96 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ूँ तो 2 से कटाऊंगा तो 48 दूनी के 96, 2 से कटाऊंगा तो 24 दूनी के 48 होता है, 2 से कटाऊंगा तो 12 दूनी के क्या होता है 24 होता है, 2 से कटाऊंगा तो 2 छः के 12 होता है, 2 से कटाऊंगा तो 2 3 6 होता है, 3 से कटाऊंगा 3 कम 3 हो जाता है। इसी तरह 404 का भी निकाल दीजिए, 404 का निकालेंगे 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4 0 2 दूनी के 4, 2 से कटाएंगे 2 कम 2 2 कम 2, फिर यह 101 से कट जाएगा एक बार में। तो अतः इसको कैसे लिखेंगे तो 96 को लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 और गुणे 3 पे पावर कितना 1। इसी तरह यहाँ पे 404 को हम लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुणे 101 पे पावर 1 लिखेंगे। अब हालांकि हमको निकालना क्या है यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले निकालता हूँ एलसीएम, एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबको ले लेते हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबको ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे अभाज्य गुणनखंड क्या है इसमें 2, तो 2 को ले लेंगे, और क्या 3 को ले लेंगे, 101 है तो 101 को ले लेंगे। सबसे बड़ी घात 2 पे सबसे बड़ी घात किसकी है 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 पे पावर 5, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 पे पावर 1, 101 पर सबसे बड़ी पावर क्या है 101 है। अब गुणा कर दीजिए, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32, 3 पे पावर 1 का मतलब होता है 3, 101 पर पावर 1 का मतलब होता है 101। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी के 6 और 3 तरीके 9, 96 गुणे क्या हो जाएगा 101। मतलब 96 गुणा 101 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 क्या हो जाएगा 96, इसका क्या गया एलसीएम आ गया 9696। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं, मतलब इनमें कॉमन कौन मिल रहा है, तो इनमें कॉमन क्या मिला है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन मिला है तो 2 ले लेंगे। लेकिन 2 की सबसे छोटी घात, 2 की सबसे छोटी घात क्या है 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 लेंगे, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, तो ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकल गया इसका 4 निकल गया, और एलसीएम क्या निकल गया 96। तो देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो बनना तय है आप लोगों का कि 2 संख्या दे देगा और कहेगा कि मस ज्ञात कीजिए फिर लस ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब 2 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये प्रश्न बनना तय बनेगा भी। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637/7280 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, ठीक है, या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण बताना है, ठीक है। 637/7280 बताना है, शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए इसका भी नियम बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है 637/7280 दिया है, क्या दे रखा है 637 बटे कितना दे रखा है 7280 दे रखा है। देखिए शांत और अशांत का कंसेप्ट तो आप लोग जानते हैं कि हम सबसे पहले किसको देखते हैं हर को, हर को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अगर हर को हमने किया अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा, किस रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा, और अभाज्य गुणनखंड अगर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का रूप का हो गया, या तो अकेले 2 पे पावर m का गुणांक हो जाए, या तो अकेले 5 पे पावर n का रूप का हो जाए, तब तो वो कहलाएगा आपका शांत, अन्यथा क्या कहलाता है अशांत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमको 7280 दे रखा है इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो करेंगे काटा लीजिए 2 से, 2 3 6 और 12 बच जाएगा, तो 2 6 12, 2 चौको 8 और यहाँ पे 0 3680, फिर हो जाएगा 2 से कटाएंगे 2 कम 2 और 2 8 16, 2 दूनी के 4 फिर 0, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 कम 2 0, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 चौको 8, 2 5 10 और 2 चौको 8 10 बच गया, 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर कटा देंगे 5 5 10 14, 5 से कटा लेते हैं 5 9 45, 5 कम 5, ठीक है। फिर कटाएंगे 7 से, 13 7 91, फिर 13 से कटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस रूप होगा, लिखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं 7280 को लिखेंगे हम 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 1 गुणे 7 पे पावर 1 गुणे 13 पे पावर 1। तो देखिए तो बहुत 2 पे पावर m 5 पे पावर n का रूप का है, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसलिए क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। और यहाँ से 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है।
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन आपको किसी कीमत पे तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन तो बनना तय है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। थोड़ा जूम करूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन पढ़ूँ, यहाँ से क्वेश्चन विविक्तकर से बनना तय है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का एक विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले विविक्तकर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है। क्या है आपका, यहाँ नोट करता हूँ, क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है कि 2x² - के 4x और प्लस के 3 = 0 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, विविक्तकर एकदम याद कर लीजिए। विविक्तकर क्या फार्मूला क्या होता है, ठीक है, विविक्तकर होता है D = B² - 4AC, यह होता है विविक्तकर। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है 2x² - के 4x और प्लस 3 = 0। आइए है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx और प्लस c = 0। इससे हम तुलना कर देंगे। तो x² से x² कैंसिल, a = 2, x से x कैंसिल, b = -4 और c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 3। अब ये भी से निकल गया, अब रख दीजिए यहाँ पे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b², b हमारे पास क्या है -4 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a हमारे पास क्या है 2, इसके बाद c हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ करेंगे -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर -4 दूनी क्या 8, 8 के क्या हो जाएगा 24। तो 16 - 24 माइनस के 8 बच जाएगा। तो माइनस का 8 का मतलब क्या है कि जो d है विविक्तकर वो क्या है, 0 से क्या आ गया छोटा, 0 से माइनस में आएगा तो 0 से तो छोटा हो गया। तो मेरा प्यारे विद्यार्थी, जब 0 से छोटा आ जाता है तो उसमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो लिखेंगे कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इसकी प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक मूल्य नहीं, मतलब इसका हल ही नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा इसका। तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि पूछा था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। देखिए ये सांख्यिकी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा सांख्यिकी पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा। पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद देखिए ये प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न तो बनना तय है भाई, इसको तो आपको किसी कीमत पर तैयार कर लेना। ये वाला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर के लिए प्रश्न बनना तय है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना, इसका जस्ट उल्टा मानेंगे कि माना 3 करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना था, मानेंगे इसको परिमेय। तो माना करड़ी में 3, माना 3 करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहला बात ये करना है, सब लोग कर लेंगे। चलिए इसके बाद जैसे ही आपने 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या माना है, तो हम क्या करेंगे कि कड़ी जो 3 कड़ी में 2 है इसको परिमेय संख्या के बराबर कर देंगे। परिमेय संख्या मतलब इसको a/b के बराबर कर देंगे। और a/b यहाँ पर लिखने के बाद लिखेंगे तो परिमेय संख्या का कंडीशन लिख देंगे कि a और b, जहाँ a और b जो है वह सअभाज्य संख्या है। a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। और लिख देंगे यहाँ पे कि ये b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। a और b सअभाज्य संख्या है और b जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब आगे करते हैं। जब 3 करड़ी में 2 a/b के बराबर हो ही गया है, तो जब भी इस प्रकार के सिद्ध करने के लिए देगा तो हमेशा आप करड़ी वाले चीज़ को हमेशा इस साइड रखें। तो यहाँ पे अगर करड़ी में 2 निकालूँ तो करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा a, ये 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a बटे क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि यहाँ 3 और a और b, 3a और b ये सब तीनों क्या है, पूर्णांक है। ये तीनों क्या है, पूर्णांक है। और जब ये तीनों पूर्णांक हैं तो इसलिए जो a/3b है ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से हम भाग देते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही बनता है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो परिमेय संख्या बनता है। तो a/3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए करड़ी में 2 जब आपका ये परिमेय संख्या हो गया तो करड़ी में 2 भी आपका परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए करड़ी में 2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चलिए ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। परंतु लिखेंगे, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है।
परंतु यह इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है। परंतु यह इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है कि करड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबको मालूम है कि करड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी कल्पना गलत है, लिखेंगे इस प्रकार हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इस प्रकार जो हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत। हमने मान लिया कि कड़ी में दो परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। तब हमारी कल्पना गलत हो गया, तो अतः हम कहेंगे कि जो 3 कड़ी में 2 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिएगा आप लोग राइटिंग बैठा के अच्छे से, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये प्रश्न भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा। चलिए इसके बाद ये वाला प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि आप कम से कम 15-20 नंबर तो आपको कहीं नहीं गया, 20 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा आप लोगों को किसी कीमत पे। ये वाला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है कि यदि द्विघात समीकरण p - 1 x² + px + 1 के शून्यकों में एक शून्यक -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो 100% देता है, तो क्लियर है। जब p का वैल्यू एक शून्यक आपको दे दिया है कि -3, तो p का वैल्यू पूछा है, तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे -3 रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इसको हल किया जाए तो इसको कैसे हल करेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर दूँ इसको। यहाँ इसको सॉल्व किया जा रहा है। दिया हमको p - 1 x², फिर प्लस दिया है px और +1, और इसके शून्य दिया -3, p का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे x लिख देंगे 3, तो लिखेंगे p - 1 और गुणे x क्या रखेंगे, -3 का क्या रखेंगे होल स्क्वायर, और प्लस p गुणे क्या रखेंगे -3 और +1। ठीक है, और बराबर क्या रखेंगे 0, क्योंकि शून्यक पूछा है, शून्यक हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, p - 1 और -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के 3p और प्लस के क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 9p और -9 कम 9 और प्लस गुणा माइनस होगा तो -3p और +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे निकलेगा आपका 9p और -3p मिलकर हो जाएगा 6p, और -9 और +1 मिलकर हो जाएगा -8 बराबर 0। तो 6p बराबर क्या हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8, p बराबर क्या हो जाएगा 8/6, कटा दीजिए 2 चौक 8 2 3 6, तो p बराबर क्या आ गया 4/3। यह क्या हो गया आंसर, और 4 नंबर आपका मिल गया। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन ये सब बनना है यहाँ पे तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ से आप नंबर एकदम बिल्कुल आसान तरीके से नंबर को क्या करेंगे, उठा ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी चांस है आप लोगों का आने का। ठीक है, ये वाला प्रश्न का कि 2 घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कर रहा है कि 2 घन हैं, 2 घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। कह रहा है कि 2 घन हैं, अगर 2 घन को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे एक यह घन है ना आपका, एक घन और इसमें इंक्लूड करके एक घना बनाया जाए, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल पूछा है, और एक घन का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे घन का आयतन दिया हमको, घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब, घन का आयतन दे रखा है। तो घन का आयतन अगर 64 सेंटीमीटर है, और हम मान लेते हैं कि जो घन की भुजा है, घन की भुजा ए मान लेते हैं, घन की भुजा अगर हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो सबको मालूम है कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यही तो होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 64। अगर ए का वैल्यू निकालेंगे तो यह 64 क्या निकलेगा यहाँ पे घनमूल, तो ये बराबर 64 का घनमूल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 4 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू निकल गया, भुजा, भुजा निकल गया 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को अगर आपस में जोड़ के और घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए भुजा निकल गया, अब 4 सेंटीमीटर, देखिए ये जो घन है तो ये घन की भुजा क्या है 4, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4,
ठीक है। तो ये भी अगर ये 4 तो एक और घन तो ये भी 4, मतलब लंबाई टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंबाई टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और उसकी ऊंचाई 4 ही रहने वाली है और चौड़ाई भी 4 ही रहने वाली है, लेकिन लंबाई इसका 8 हो जाएगा क्योंकि दो घन आप आपस में जोड़ रहे हैं तो 4 4 मिलकर 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, अन्यथा ऊंचाई और चौड़ाई सेम ही रहने वाला है। तो नए घनाभ का पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल बात करूँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुणे यल बी और प्लस बी एच और प्लस क्या होता है एच एल होता है। तो 2 गुणे लंबाई कितना रहने वाला है, तो लंबाई हमारा 8 हो जाएगा और गुणे चौड़ाई तो 4 ही रहने वाला है, फिर चौड़ाई हमारा 4 ही रहने वाला है, ऊंचाई हमारा 4 ही रहने वाला है, फिर आपका क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा 4 ही रहने वाला है, लंबाई हमारा 8 रहने वाला है। तो हल कर देते हैं। तो 2 8 चौको 32 और प्लस 4 चौको 16 प्लस फिर 8 चौको 32। ठीक है, चलिए तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 2 8 8 2 10 और 3 1 4 4 3 7 1 8 80 हो जाएगा। 80 दुना के 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ गया, किसका घनाभ का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन बनना तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर से आप किसी कीमत पे इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके ही आप एग्जाम में पहुँचेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न, आपको तैयार करके ये वाला प्रश्न जाना ही जाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई, देखिए मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये घड़ी है तो घड़ी में यह मिनट की सुई है, मान लेता हूँ कि 12 पे है, ये 1 है, ये 2, ये आपका 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 बनना है। तो ये मिनट की सुई है जो कि कितना सेंटीमीटर भाई 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 10 मिनट में, ये यहाँ से आ गया कहाँ पे 10 मिनट में, तो 10 मिनट में सुई द्वारा जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है कि अगर वो सुई 12 पे 12 से आ गया 10 पे, तो 10 मिनट में जितना दूरी तय किया उसका क्षेत्रफल हमें बताइए त्रिज्यखंड का। ठीक है, चलिए मिनट का सुई है, सबको मालूम है कि मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, 360 अंश का कोण चक्कर पूरा कर लेती है 60 मिनट में 360 अंश का। तो 1 मिनट में कितना अंश का कोण करेगी, तो 360 बटे कितना अंश 60 कट जाएगा, तो 1 मिनट में कितना 6 अंश का कोण कवर करेगी। और यहाँ सुई कितना चल चुकी है 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना अंश का कोण कवर करेगी, तो 10 गुणे 6 मतलब 60 अंश का कोण क्या हो जाएगी वो कवर कर लेगी। तब थीटा बराबर हमारा क्या गया 60 अंश, और आर त्रिज्या हमारा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर लंबी इसकी सुई है, तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। थीटा की जगह हम रखेंगे 60 बटे 360, पाई की जगह हमको बोला था कि देखिए पाई का वैल्यू हमको 3.14 ले सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14 पाई की वैल्यू, और आर त्रिज्या कितना आपका 14 गुणे क्या हो जाएगा 14, तो ये तो कट गया कितना बार में 6 बार में, एक कट जाएगा 2 तिहाई 6 2 से 2 तिहाई 6 3 बार में कट गया, एक कटेगा 2 7 14। ठीक है, और कटेगा अब तो लगता है कि नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 3.14 गुणे 7 चौक 28 और 7 दूनो 98 बटे नीचे कितना बच गया आपका 3 बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ से गुणा कर देंगे तो आंसर डायरेक्ट आप लोगों को आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करें, इसे 314 लिख लीजिए, 10 में हटाने के लिए कितना 100 को गुणा कर दीजिए, नीचे भाग कर दीजिए, नीचे 98 और नीचे कितना 3, 10 में हटाने के लिए 100 का होगा ना, कटाएंगे 2 से कटाएंगे 50 बार में 2 से कटाएंगे 2 चौको 8 दोनों 18 49 बार में कट जाएगा। अब कट रहा है, अब तो किसी से नहीं कट रहा है, अब डायरेक्ट गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा, आप कर लीजिएगा 314 गुणे 49 और बटे कितना आ जाएगा 50 गुणे 3, यहाँ से अगर भाग देंगे गुणा ऊपर कर लीजिएगा नीचे भाग करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए इस प्रकार आपको क्वेश्चन को करते जाना है और बहुत नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों को सिद्ध करके आप लोग जरूर आ जाइएगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है जरूर, 100% किस सिद्ध वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, और हमने वो हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लूँगा, जैसे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊँचे भवन के शिखर और तल से अनुमान कोण कितना है 30 और 45 अंश है। ठीक है, अनुमान कोण। इसके बाद बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न जरूर से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। एक वीडियो में आप लूंगा आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी से, उसमें सारे क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कम से कम 10 क्वेश्चन बता दूंगा ना, पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो से 15 नंबर तो आपको तैयार हो ही गया होगा, जिस प्रकार मैंने बताया यहाँ पे। और इस प्रकार क्वेश्चन करके जाते हैं इन क्वेश्चनों को 100% इसी पैटर्न पे आप लोगों को बनने वाला है और आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए अगली वीडियो में ये सब जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन बच गया है, अगली वीडियो में उन क्वेश्चनों को सोल्यूशन करा दूंगा। ये आपको आप बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है, इसको सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, और ये आपका माध्यक ऊंचाई ज्ञात करने को बोला इसको। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग जितना आज की वीडियो में कवर किया हूँ पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इतना पहले आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।